हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। देखिए, पत्थर को भी आप जब तक मेहनत करके उस पर वार करके उसको आकार नहीं देंगे, वो अपने असली रूप में नहीं आता है। यानी उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। पत्थर सबसे ठोस माना जाता है। तो ऐसे ही आपका भी भाग्य है। जब तक आप अपने जो आपका कंफर्ट जोन है उसको आप उससे बाहर नहीं आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, एक लेवल को आप क्रॉस नहीं करेंगे अपने आराम के लेवल को, तब तक आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। आराम करना सभी को अच्छा लगता है, कल के लिए काम को छोड़ना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जो अपने काम को कल की बजाय आज से भी अभी कर लेते हैं, वो सफलता की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ते हैं। तो आपको भी अपने किसी भी कार्य को भविष्य के लिए नहीं छोड़ना है, उसे आज ही पूरा करते हुए चलना है। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, यहाँ पर होगा कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ा देश। और दूसरी न्यूज़ है, रक्षा उपकरणों का भारत बड़ा निर्माता बनेगा। सबसे पहले पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ा देश। जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन भी अब इंडिया में आ गई है और 16 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है, जिसमें कर्मचारी हैं, जिसमें ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और ज़रूरतमंद लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके साथ ही दूसरे देशों में भी जो इसकी सप्लाई की जा रही है, उससे भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले और कोरोना से लड़ने के मुकाबले में और मजबूत हुई है। कोरोना की स्थिति का अगर हम फिलहाल में बात करें तो केसेस भी काफ़ी कम आ रहे हैं, रिकवरी रेट भी 95% से ज़्यादा है। हर लिहाज से भारत कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ ही देश के जिले कोरोना मुक्त होने लगे हैं। अभी तक 191 जिले ऐसे हैं जिसमें 7 या उससे अधिक दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना पर गठित मंत्रिमंडल समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही भारत महज 11 दिनों में कोरोना की वैक्सीन देने वाला देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हर्षवर्धन के अनुसार देश में कुल 146 जिले ऐसे हैं जिसमें पिछले 7 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। अब जो उड़ानों पर रोक है वो 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। कोरोना के कारण नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों की उड़ानों पर लगाई गई रोक अब 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। भारत ने श्रीलंका और बहरीन को टीके भेजे हैं, यानी कि वैक्सीन भेजी है। WHO की टीम ने चीन के वुहान शहर में शुरू की है जांच। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पहले तो चीन तैयार नहीं था इसके लिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच शुरू कर दी है। यह टीम गत 14 जनवरी को वुहान पहुंची थी और 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रही। चीन के इस शहर में दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्माता बनेगा भारत। देखिए, अपने देश की सुरक्षा करना सभी देशवासियों और प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। उसके लिए आपको हथियारों की ज़रूरत होती है ताकि दूसरे देश आपको कमज़ोर ना समझें। उसी क्षेत्र में भारत कई वर्षों से सबसे बड़ा उपभोक्ता खरीदार बना है उपकरणों का, लेकिन अब भारत मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये वक्तव्य दिया है कि अब भारत निर्माण करेगा, औजारों का निर्माण करेगा। इससे पहले भी रक्षा मंत्री भी बता चुके हैं। उसी में तेजस ऐसे कई लड़ाकू विमान हैं जिसमें भारत काफ़ी सक्सेसफुल ढंग से आगे बढ़ रहा है। कई बार जो इससे पहले भी रिपोर्ट आई हैं उसमें भारत टॉप पर रहा है खरीदार के मामले में। और ये रिपोर्ट आती है कॉन्ग्रेशनल रिसर्च सर्विस द्वारा। कॉन्वेंशनल आर्म्स ट्रांसफ़र टू डेवलपिंग नेशंस के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है अमेरिका के द्वारा। इसमें भारत, सऊदी अरब ऐसे कई देश हैं जो लगातार सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली में कहा है कि भारत हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार होने की जगह जल्द ही रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्माता बनकर
उभरेगा। जनरल करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को गुरुवार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर भारत की सशस्त्र सेनाओं को हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सही कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, सूप में भारत की सदस्यता पर अमेरिका का रुख साफ नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव के संकेत हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए नामित अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के संबंध में नए प्रशासन के स्पष्ट समर्थन का संकेत नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह चर्चा का विषय है। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासनों ने इस मामले पर भारत का खुलकर समर्थन किया था। इन प्रशासनों ने कहा था कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मुहिम का पूरा समर्थन करता है। अब जो जो सुरक्षा परिषद है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। और 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका प्रत्येक का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि दुनिया को मोदी का भरोसा, तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। भारत की हर कामयाबी से पूरे विश्व की सफलता में मदद मिलेगी, और ये स्टेटमेंट दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। दूसरी न्यूज़ है कि LIC में 15% तक हिस्सा बेचने की तैयारी में है भारत सरकार। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भरोसा दिया है कि आर्थिक मोर्चे पर स्थिति तेजी से बदलेगी। गुरुवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सम्मेलन में मोदी ने कहा कि भारत के पास उपभोक्ता आधार है और उसका जितना विस्तार होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था को उतना ही लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी पर काबू पाने में भारत के अथक प्रयास एवं इस दौरान उसकी तरफ से दुनिया को दी जाने वाली मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। और सबसे पहले आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी। इसका मोटिव है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मोटिव है। और इस वर्ष 2021 में इसकी थीम है द ग्रेट रिसेट। इसका थीम है, थीम फिर से सुन लीजिए, द ग्रेट रिसेट। नेक्स्ट न्यूज़ है LIC में 15% तक हिस्सा बेचने की तैयारी में सरकार है। कोरोना महामारी की वजह से वित्तीय चुनौती का सामना कर रही सरकार भारतीय LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम में 10 से 15% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। अभी तक भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी 100% है। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MR कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पिछले साल मार्च अप्रैल में IPO के माध्यम से LIC में सरकार की 10% हिस्सेदारी बेचने की चर्चा चली थी, जिससे 90,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया था। वर्तमान में भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी 100% है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है पेरिस समझौते की आगे की राह। भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन गया है और अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में वह दुनिया में 4थे स्थान पर है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हिंसा की भेंट चढ़े आंदोलन के सबक। सबसे पहला और जरूरी सबक यह है कि असंतोष की चिंगारी ज़्यादा दिनों तक सुलगने नहीं देनी चाहिए। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह द्वारा। तीसरा आर्टिकल है नकारात्मक राजनीति। कांग्रेस जिस तरीके से बजट में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उसका बहिष्कार करने की घोषणा करी है, ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पेरिस समझौते के आगे की राह। पेरिस समझौते के 5 वर्षों के बाद भारत उन कुछ एक विकासशील देशों में से एक है जो न केवल अपने पर्यावरण संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि जलवायु संबंधी
साध्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। हाल में जलवायु आकांक्षाओं से जुड़े शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दृष्टिकोण को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें अतीत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और बड़े लक्ष्यों को दृष्टि में रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरक्षण शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किया गया थोड़ा सा भी काम ढेरों उपदेशों से कहीं अच्छा होगा। सबसे पहले आपको पेरिस समझौता पता होना चाहिए कि पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है, जिससे सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर के 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। यह समझौता 5 साल के चक्र पर काम करता है। विकसित देश अल्प विकसित और विकासशील देशों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं। हम वर्ष 2030 तक भारत में 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा का यह अभियान वर्ष 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने के प्रयास के साथ साथ चलता रहेगा। विशेष रूप से अपने बड़े शहरों में प्रदूषण उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी सेक्टर के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भारत मास ट्रांजिट सिस्टम, ग्रीन हाईवे और जल मार्गों जैसे अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दुनिया का एक जिम्मेदार देश बनना चाहता है। हम न केवल पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धता से भी अधिक कार्य कर रहे हैं, बल्कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में भी की जाने वाली कार्रवाई के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए परिवर्तनकारी साधन अपना रहे हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए हैं जो वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित समाधान तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हिंसा की भेंट चढ़े आंदोलन से सबक। देखिए 3 कृषि बिल का विरोध जो किसान कर रहे थे, 64 दिन से आंदोलन चल रहा था। उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस से लिखित में मांगा कि मुझे ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर रैली की लिखित में आज़ादी भी दी गई, आश्वासन दिया गया किसानों द्वारा कि कोई हिंसक कार्यवाही नहीं होगी। उसके बावजूद भी परेड से पहले ही, परेड चलने के समय ही हिंसक कार्यवाही हो गई। किसान उग्र हो गए और वो राजपथ की तरफ बढ़ने लगे। इस पर पुलिस को जबरन कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से इस आंदोलन को कमज़ोर करती हैं। अब वो किसी भी प्रकार के तत्व हों, लेकिन हानि इसमें उन किसानों की हुई जिनको वाकई में इन कानूनों का विरोध करना चाहिए था। उससे हासिल किसी को कुछ नहीं हुआ। अब जब सरकार सख्त हो गई है, उत्तर प्रदेश सरकार भी अब बॉर्डर को खाली करवा रही है, जबरन खाली कराया जा रहा है, किसान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, तो अब इसमें लोगों को आपत्ति होने लगी है। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी में जो हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुई, उनसे सारा देश उद्वेलित है। हिंसात्मक घटनाएं तो कश्मीर, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में होती ही रहती हैं, परंतु दिल्ली में इस तरह का उपद्रव और भी वह भी 26 जनवरी को केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ट्रैक्टर रैली से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय ने उसे ऐसे निर्देश मिले थे कि स्थिति बिगड़ने पर भी किसी भी हालात में गोली नहीं चलाना है। अगर ऐसा आदेश था तो वह सही था, परंतु यह भी सही नहीं है कि आदेश के अनुपालन में दिल्ली पुलिस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस घटना में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, कुछ अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है, परंतु इससे हमें कुछ सबक लेने होंगे। सबसे पहला और जरूरी सबक यह है कि असंतोष की चिंगारी को ज़्यादा दिनों तक सुलगने नहीं देना चाहिए। सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए, उनके विरुद्ध किसानों ने एक तबके की आवाज़ धीरे धीरे मुखर होती जा रही थी और उनके बीच एक उकसाने वाला संदेश जा रहा था। चूँकि समस्या इन दिनों तक खिंचती जा रही थी, इसलिए थोड़ा सा मौका मिलने पर अराजक तत्वों ने दिल्ली में माहौल खराब कर दिया। कृषि कानून से जो विवाद खड़ा हुआ है उसका स्थायी समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। अगर कमेटी के सदस्यों से कुछ लोगों को आपत्ति है और यदि उस आपत्ति में बल हो तो उनका पुनर्गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो इस विषय पर
निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को छोड़ सकती है। कानूनों की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की भी राय ली जा सकती है। कई विकल्प हैं, सरकार को उन्हीं में से कोई एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो प्रदर्शनकारी किसानों के एक बड़े वर्ग को स्वीकार्य हो। नेक्स्ट है नकारात्मक राजनीति। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा कर साफ कर दिया है कि वे रचनात्मक राजनीति का परिचय देने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद की ओर से संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा से यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के नाम पर हंगामा करने की तैयारी कर रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की वजह कृषि कानून को बताया, लेकिन क्या ये वैसा ही कानून नहीं है जैसा कांग्रेस खुद बनाना चाहती थी और वादा करती थी अपने घोषणा पत्र में। यही बात उन अन्य विपक्षी दलों पर भी लागू होती है जो समय समय पर यह मांग कर रहे हैं कि किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। नए कृषि कानून के जरिए यही किया गया है। क्या विपक्ष को इस पर आपत्ति है कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वह मोदी सरकार ने किया, फिर वह यह चाहता है कि देश का किसान पहले की तरह बिचौलियों और आड़तियों के शिकंजे में फंसा रहे। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि आनंदेश्वर बने भारतीय हैंडबॉल संघ के कार्यकारी निदेशक। हाल ही में भारतीय हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे अब कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। संघ के अध्यक्ष जगमोहन राव और महासचिव प्रतिपाल सिंह सलूजा ने लखनऊ आकर पांडे से मुलाकात की और उन्हें सर्वसम्मति के साथ कार्यकारी निदेशक बनाने की घोषणा की। संघ की यह बैठक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई। बैठक में पांडे को हैंडबॉल लीग के सह समन्वयक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये आज का यानी 29 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।